क्या 400 से ज्यादा रन बनाना किसी T20 टीम की सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है? सुनने में तो काफी अजीब लग रहा है ना? मतलब क्रिकेट में तो सारा खेल ही रन बनाने का है यार। लेकिन आज हमारे पास जो ये स्पोर्ट्स एनालिसिस की रिपोर्ट है ना, वो सच में एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर दिखा रही है। बिल्कुल। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच गुवाहाटी में होने वाले उस रोमांचक मैच को डिकोड करेंगे। मतलब दोनों टीमें अब तक अजय रही हैं, कोई हारा ही नहीं है। हाँ, दोनों का रिकॉर्ड अभी तक एकदम क्लीन है। एकदम क्लीन। और पता है, जब मैं नोट्स को पढ़ रहा था तो मुझे बस एक ही ख्याल आ रहा था। क्या? कि यार ये मैच ना उन दो बेहद तेज रेसिंग कारों की तरह है जो ट्रैक पर अपनी पूरी स्पीड में दौड़ रही हैं। लेकिन, और यहां सबसे बड़ा पेच है, दोनों का इंजन सिर्फ और सिर्फ उनके टॉप गियर पर सेट है। अरे वाह, ये एनालॉजी तो एकदम परफेक्ट है। मतलब अगर रेस के बीच में अचानक से स्पीड कम करनी पड़ी या मान लो वो टॉप गियर कहीं अटक गया तो उनके पास कोई निचला गियर है ही नहीं। सही बात है। और ये रेसिंग कार वाला उदाहरण ना इस पूरी स्थिति पर बिल्कुल फिट बैठता है। जब हम T20 क्रिकेट में स्टॉप गियर की बात करते हैं तो हमारा सीधा मतलब टीम के टॉप ऑर्डर से होता है। और इस रिपोर्ट की जो आंकड़े हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि दोनों टीमों ने अपनी पूरी ताकत सिर्फ शुरुआत की ओवर्स में झोंक दी है। मतलब ये एक बहुत ही हाई रिस्क रणनीति है। रिस्की तो है। हाँ ना? क्रिकेट में जब आप अपने संसाधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ शुरुआत के लिए रिजर्व कर देते हैं तो आप बेसिकली ये मानकर चल रहे हैं कि आपके प्लान में कोई गड़बड़ होगी ही नहीं, जो कि T20 में सोचना ही बेवकूफी है। बिल्कुल। T20 फॉर्मेट ही ऐसा है जहां चीजें हर गेंद के साथ बदल जाती हैं। और मुझे लगता है ये चीजें सबसे पहले जिस फैक्टर से बदलती है ना, वो है मैदान। चलिए गुवाहाटी के इस ट्रैक की ही बात कर लेते हैं। हाँ, वो बहुत जरूरी है। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक रियान पराग की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स बहुत ही शानदार फॉर्म में है। लेकिन यार, जो चीज मेरा ध्यान खींच रही है वो है इस मैदान पर उनका बदलता हुआ रिकॉर्ड। पहले वो यहाँ काफी स्ट्रगल करते थे। वही तो, पहले राजस्थान यहाँ संघर्ष करता था, लेकिन इस सीजन में मतलब कमाल ही हो गया है। वो अपने दोनों मैच यहाँ जीत चुके हैं। उन्होंने इसे अपना नया किला बना लिया है। एकदम। और इसके ठीक उलट आरसीबी इस सीजन का अपना पहला अवे मैच खेलने जा रही है, वो भी गुवाहाटी में बिल्कुल पहली बार। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। तो मैं यही सोच रहा था कि क्या एक नए मैदान पर सीजन का पहला अवे मैच खेलना किसी टीम के मोमेंटम को इतना बड़ा झटका दे सकता है? मतलब आखिर ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं यार, इन्हें तो हर जगह खेलने की आदत होनी चाहिए ना। देखो, प्रोफेशनल्स के लिए भी ना ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं सिस्टम शॉक होता है। अच्छा। हाँ, और इसके पीछे पूरी एक साइंस है। होम ग्राउंड का फायदा सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं होता कि फैंस का शोर है या सपोर्ट मिल रहा है। ये बात होती है उस मैदान की मसल मेमोरी की। मसल मेमोरी मतलब खिलाड़ियों की। हाँ, जब राजस्थान की टीम यहाँ लगातार खेल रही है तो उनके फील्डर्स को पता है कि भाई रात के वक्त हवा का बहाव किस तरफ होता है। ओह, ये तो बहुत बारीक बात है। बिल्कुल, उन्हें पता है कि गेंद मैदान के किस हिस्से में ज्यादा तेज ट्रैवल करती है, या मान लो ओस गिरने के बाद पिच की मिट्टी कैसा बर्ताव करती है। उनकी गेंदबाजों को रटा हुआ है कि किस लेंथ पर गेंद डालने से एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा। तो मतलब आरसीबी यहाँ एकदम ब्लाइंड आ रही है। एकदम ब्लाइंड। बाप रे, उनके पास तो ये डेटा है ही नहीं। है ही नहीं। आरसीबी के खिलाड़ियों को पहले 2 या 3 ओवर्स में ही ये सब डिकोड करना होगा। उन्हें पिच की गति को समझना होगा। और T20 में 2 ओवर्स तो बहुत होते हैं। बहुत ज्यादा। 2 ओवर का मतलब है आपकी पूरी पारी का 10% हिस्सा खत्म। अगर आरसीबी के गेंदबाज उस लेंथ को जल्दी नहीं पकड़ पाए या मान लो उनके बल्लेबाज पिच के बाउंस को मिसरीड कर गए तो मैच का मोमेंटम पलक झपड़कते ही शिफ्ट हो जाएगा। हाँ। राजस्थान ने यहाँ अपनी एक लय बना ली है। और आरसीबी को उस लय को तोड़ने से पहले खुद को इस नए वातावरण में ढालना होगा। यार, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है और मुझे लगता है यहीं से हम उस टकराव की तरफ आते हैं जो इस मैच का सबसे बड़ा आकर्षण होने वाला है। कौन सा? एक तरफ राजस्थान का टॉप ऑर्डर है और दूसरी तरफ आरसीबी की पावर प्ले बॉलिंग। उफ, ये तो बहुत ही तगड़ा मैचअप है। जब मैंने रिपोर्ट में राजस्थान के रन देखे ना, तो सच बताऊं मुझे लगा शायद कोई टाइपिंग मिस्टेक है। क्यों, क्या था ऐसा? मतलब टीम के कुल 462 रनों में से 387 रन सिर्फ उनके टॉप 3 बल्लेबाजों ने बनाए हैं। बाप रे। हाँ, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल। हर मैच में इनकी 70 से 80 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप होती ही होती है। ये तो गजब की कंसिस्टेंसी है। मतलब 84% रन सिर्फ 3 लोगों के बल्ले से आ रहे हैं।
ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बाकी की टीम सिर्फ मैच देखने के लिए मैदान पर आती है, वीआईपी टिकट लेकर। हाँ, ये सुनने में मजेदार है, लेकिन यही वो टॉप गियर है जिसकी आप शुरुआत में बात कर रहे थे। बिल्कुल। और ये 84% का आंकड़ा जितना प्रभावशाली दिख रहा है ना, उतना ही खतरनाक भी है। खतरनाक कैसे? देखो, जब जायसवाल और सूर्यवंशी 70-80 रन की पार्टनरशिप करते हैं तो वो सिर्फ रन नहीं बनाते, वो विपक्षी टीम के गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस पूरी तरह तोड़ देते हैं। वो तो है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो समझिए, जब टॉप ऑर्डर इतना भारी हो जाता है तो जो खिलाड़ी नंबर 5, 6 या 7 पर बल्लेबाजी करने वाले हैं वो डगआउट में बैठे बैठे अपनी मैच अवेयरनेस खोने लगते हैं। यार ये थोड़ा अजीब लगता है, मतलब इसका क्या सेंस है? वो तो नेट्स में लगातार प्रैक्टिस करते ही होंगे ना, वो तो तैयार रहते होंगे। नेट्स की प्रैक्टिस और मैच के बीच के दबाव में बहुत फर्क होता है, मतलब आसमान जमीन का फर्क है। वो तो है। अब आप ही कल्पना कीजिए ना, एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की जो पिछले 3 हफ्तों से पैड पहनकर डगआउट में बैठता है और इसकी बैटिंग ही नहीं आती। बेचारा सिर्फ मैच देख रहा है। हाँ, या फिर आती भी है तो 18वें ओवर में, जब उसे सिर्फ हर गेंद पर अंधाधुंध बल्ला घुमाना होता है। उसकी कोई इनिंग्स बिल्डिंग प्रैक्टिस तो हुई ही नहीं है। हाँ, वो लय नहीं बनती। अब मान लीजिए कि आरसीबी की पावर प्ले बॉलिंग, जो इस रिपोर्ट के हिसाब से अपने दोनों मैचों में 3-3 विकेट ले चुकी है, खतरनाक बॉलिंग है उनकी भी। बिल्कुल, अगर वो शुरुआती ओवर्स में ही जायसवाल, सूर्यवंशी और जुरेल को आउट कर दें, मान लो स्कोर है 25 रन पर 3 विकेट, तब तो सीधा पैनिक बटन दब जाएगा राजस्थान के कैंप में। एकदम पैनिक बटन दबेगा, क्योंकि अचानक से उस मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को मैदान पर आना पड़ेगा जिसने इस सीजन में एक भी दबाव वाली गेंद नहीं खेली है। सही बात है। उसे 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही स्विंग होती गेंद का सामना करना है, सिंगल डबल लेके स्ट्राइक रोटेट करनी है और पारी को संभालना है, जो कि उसने किया ही नहीं अब तक। राजस्थान के मिडिल ऑर्डर ने इस सीजन में अब तक ये सब किया ही नहीं है, उनका कोई टेस्ट ही नहीं हुआ है। और आरसीबी के गेंदबाजों का पूरा लक्ष्य यही होगा कि वो राजस्थान को इस अनटेस्टेड जोन में धकेल दें। यार ये तो एक तरह से अजय शक्ति यानी एक अनस्टॉपेबल फोर्स और एक अटल वस्तु यानी इमूवेबल ऑब्जेक्ट का सीधा टकराव है। बिल्कुल परफेक्ट कहा। आरसीबी की रणनीति साफ है कि रिस्क लो और शुरुआत में विकेट निकालो। लेकिन यहीं पर रिपोर्ट में एक और आंकड़ा है जिसने मुझे सच में पूरी तरह से चौंका दिया। अच्छा, कौन सा आंकड़ा? जब मैं आरसीबी के बैटिंग लाइनअप को देखता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं राजस्थान रॉयल्स का ही कोई मिरर इमेज देख रहा हूं, मतलब एकदम आईना। हाँ, ये बात तो मैंने भी नोटिस की। आरसीबी का टॉप ऑर्डर भी उतना ही हावी होके खेल रहा है। फिल सॉल्ट हो गए, विराट कोहली और खासकर देवदत्त पडिक्कल। पडिक्कल तो गजब फॉर्म में है। रिपोर्ट बता रही कि पडिक्कल इस वक्त किसी अलग ही जोन में है यार। लगातार 250 और 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। ये जो पडिक्कल का स्ट्राइक रेट है ना, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। कैसे? 200 के स्ट्राइक रेट का मतलब है कि वो गेंदबाज को सेटल होने का कोई मौका ही नहीं दे रहे, वो खराब गेंदों का इंतजार नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो तो पहली गेंद से ही मार रहे हैं। बिल्कुल, वो अच्छी गेंदों पर भी रिस्क लेकर बाउंड्री निकाल रहे हैं। और जब सॉल्ट और कोहली जैसे दिग्गजों के साथ पडिक्कल इस तरह का आक्रमण करते हैं ना, तो विपक्षी टीम के गेंदबाज पावर प्ले में अपनी लाइन लेंथ ही भूल जाते हैं। वो रक्षात्मक हो जाते हैं। हाँ, वो बचने की कोशिश करने लगते हैं। पेस तो यही फंसा है ना। अगर राजस्थान की तरह ही आरसीबी का टॉप ऑर्डर जल्दी ढह जाता है तो पूरा का पूरा दबाव किस पर आएगा? जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या और रोमारियो शेफर्ड पर। सही कहा। और हमारी रिपोर्ट एकदम साफ साफ कह रही है कि इन्हें भी खुद को साबित करने का कोई मौका अभी तक मिला ही नहीं है। यही तो सबसे बड़ा डर है आरसीबी का भी। यार मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि दोनों टीमों का ब्लूप्रिंट एकदम एक जैसा है। मजबूत टॉप ऑर्डर और बिना टेस्ट हुआ मिडिल ऑर्डर। क्या ये टीमें जानबूझकर ऐसा कर रही हैं? मतलब जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट में उतरते हैं तो क्या आपका प्लान बी मजबूत नहीं होना चाहिए? देखो, ये मॉडर्न T20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट की एक बहुत गहरी हकीकत है। अच्छा। कई बार टीमें अपना प्लान ए इतना ज्यादा आक्रामक और मजबूत बना लेती है ना कि उन्हें लगता है कि प्लान बी की कभी नौबत ही नहीं आएगी। ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। एक तरह से हाँ, वो अपना पूरा बजट और फोकस उन 3 या 4 खिलाड़ियों पर लगा देते हैं जो अकेले दम पर मैच जिताने का मादा रखते हैं। और जब आपको लगातार जीत मिल रही होती है तो इन कमियों पर किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। तो फिर आज के मैच में क्या होगा? क्योंकि आज तो दोनों टीमों का ये जो महारथी प्लान ए है वो आपस में टकराने वाला है। ऐसे मैचों में जीत उसकी नहीं होती जिसका प्लान ए बेहतर था। तो फिर जीत उसकी होती है जिसका डगआउट में बैठा हुआ वो कमजोर प्लान बी उस दिन थोड़ा सा कम खराब प्रदर्शन करे। अरे वाह, क्या बात कही है, थोड़ा कम खराब प्रदर्शन करे। हाँ, आरसीबी के पास कृणाल पांड्या और रोमारियो शेफर्ड के रूप में तजुर्बा जरूर है,
लेकिन वो तजुर्बा बिना किसी हालिया मैच प्रैक्टिस के कितना काम आएगा, ये कहना सच में मुश्किल है। सही बात है। दोनों ही टीमों के मिडिल ऑर्डर एक तरह से जंग लगी हुई तलवारों की तरह हैं। और इन तलवारों की धार चेक करने का काम करेंगे दोनों टीमों के गेंदबाज। बिल्कुल। चलिए अब जरा उन गेंदबाजों के शस्त्रागार में चलते हैं। राजस्थान की गेंदबाजी इस वक्त मुझे पूरी तरह से सेटल्ड नजर आ रही है। बहुत सॉलिड है उनकी बॉलिंग। जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर की जोड़ी है, एकदम तेज, खतरनाक और सटीक। हाँ। और उसके बाद जैसे ही स्पिन की बारी आती है, रवि बिश्नोई आ जाते हैं। हाँ। जो 7 विकेट लेकर शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। पता है राजस्थान का ये बॉलिंग अटैक इसलिए इतना खतरनाक है क्योंकि इसमें बहुत विविधता है, मतलब वैरायटी है। हाँ। आर्चर और बर्गर दोनों के पास 145 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार है। लेकिन सिर्फ रफ्तार ही सब कुछ नहीं होती ना। हाँ, दिशा भी तो चाहिए। बिल्कुल। और गुवाहाटी जैसे मैदान पर जब ये दोनों गेंद को पिच पर जोर से हिट करते हैं तो उन्हें जो वो अतिरिक्त उछाल मिलता है, एक्स्ट्रा बाउंस, वो बल्लेबाजों को फ्रंट फुट पर आने ही नहीं देता। हो बल्लेबाज पीछे ही अटका रहता है। हाँ, बल्लेबाज हमेशा बैकफुट पर खेलने के लिए मजबूर रहता है। और सोचिए, जब पावर प्ले खत्म होता है और बल्लेबाज थोड़ी राहत की सांस लेने की कोशिश करता है, तब रवि बिश्नोई आ जाते हैं। और वो तो अलग ही लेवल के गेंदबाज हैं। बिश्नोई कोई आम लेग स्पिनर नहीं है। वो गेंद को बहुत तेज फेंकते हैं, जिससे बल्लेबाज को पिच से स्पिन पड़ने का समय ही नहीं मिलता। टाइम ही नहीं मिलता रिएक्ट करने का। उनका 7 विकेट लेना ये साबित करता है कि वो मिडिल ओवर्स में विपक्षी टीम का दम घोटने का काम बखूबी कर रहे हैं। यार, ये तो डराने वाले आंकड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आरसीबी की गेंदबाजी देखें तो जैकब डफी में जोश हेजलवुड की कमी उतनी महसूस होने तो नहीं दी है। हाँ, विकेट्स तो वो निकाल ही रहे हैं। विकेट निकाल रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट एक तरफ साफ इशारा कर रही है कि आरसीबी के पेसर्स का इकोनॉमी रेट थोड़ा ज्यादा है। बहुत ज्यादा रन दे रहे हैं वो, मतलब वो विकेट लेने के चक्कर में काफी रन लुटा रहे हैं। लेकिन यार, इन सारे आंकड़ों के बीच एक व्यक्तिगत आंकड़ा ऐसा है जो मुझे किसी थ्रिलर फिल्म के प्लॉट जैसा लगता है। मैं समझ गई आप किसकी बात कर रहे हैं। संदीप शर्मा ने आईपीएल के इतिहास में विराट कोहली को 7 बार आउट किया है। ये बहुत ही क्रेजी स्टार्ट है। मैं इस पर आपका नजरिया जानना चाहता हूँ, क्योंकि T20 में 7 बार किसी एक बल्लेबाज को आउट करना बहुत बड़ी बात है। ये तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो गया। देखो, यहाँ मैं इस आंकड़े को थोड़ा अलग नजरिए से देखना चाहूंगी। 7 बार आउट करना वाकई में एक बहुत बड़ा नंबर है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि ये जो आउट हुए हैं ना, ये 1 दशक के लंबे समय में फैले हुए हैं। मतलब कोई 1-2 सीजन की बात नहीं है। अच्छा, टाइम स्पैन काफी बड़ा है। हाँ, और विराट कोहली आज वो बल्लेबाज नहीं है जो वो 5 साल पहले हुआ करते थी। उनकी तकनीक में बदलाव आया है, उनके माइंडसेट में बहुत बदलाव आया है। ये तो है। इसलिए सिर्फ ये मान लेना कि संदीप शर्मा आज भी उनके लिए उतना ही बड़ा खतरा है, शायद पूरी तरह से सही न हो। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि कोहली अब एक अलग स्तर पर हैं, लेकिन क्या हम उस मनोवैज्ञानिक हिस्से को, जो साइकोलॉजी है, उसे पूरी तरह नकार सकते हैं? मतलब आप किस तरह के दबाव की बात कर रही हैं? मेरा मतलब है, जब संदीप शर्मा रनअप लेकर दौड़ते होंगे तो क्या कोहली के सबकॉन्शियस माइंड में वो पिछली 7 बार आउट होने की यादें एक मसल मेमोरी की तरह काम नहीं करती? ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या वो डर या संकोच बल्लेबाज के दिमाग में 1 सेकंड के 100वें हिस्से के लिए भी नहीं आता होगा? आप उस मानसिक दबाव को बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। और पता है, इसका एक बहुत बड़ा तकनीकी कारण भी है। तकनीकी कारण क्या? हाँ, ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है कि संदीप शर्मा उन्हें बार बार आउट करते हैं। इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। बताइए। संदीप शर्मा के पास भले ही आर्चर जैसी रफ्तार न हो, लेकिन वो गेंद को बहुत लेट स्विंग कराते हैं, एकदम आखिरी मोमेंट। बिल्कुल। और विराट कोहली की क्या आदत है, वो पावर प्ले में अपना फ्रंट फुट बहुत जल्दी आगे निकाल लेते हैं ताकि वो गेंद को डोमिनेट कर सके। हाँ, वो हमेशा चढ़कर खेलते हैं। संदीप बस इसी चीज का फायदा उठाते हैं। वो गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर फेंकते हैं, कोहली ड्राइव मारने के लिए आगे आते हैं और एकदम आखिरी पल में गेंद स्विंग होकर अंदर आ जाती है या बाहर निकल जाती है। ओह, तो मतलब वो सीधा ट्रैप में फंस जाते हैं। हाँ, और वो जो दिमाग में चल रहा मनोवैज्ञानिक दबाव होता है ना, जिसके बारे में आप बोल रहे थे, वो इसी फुटवर्क को थोड़ा धीमा कर देता है, सबकॉन्शियसली। बिल्कुल। और T20 क्रिकेट में अगर आपका पैर आधा सेकंड भी लेट चला तो या तो आप LBW हो जाते हैं या फिर स्लिप में कैच दे बैठते हैं। ये हुई ना बात। मतलब वो आंकड़ा सिर्फ कागज पर नहीं है यार, वो सीधे पिच पर एक तकनीकी जंग में बदल जाता है। चलिए, अब तक हमने बल्लेबाजों, गेंदबाजों और उनके सारे माइंड गेम्स की बात कर ली है, लेकिन कोई भी मैच तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम प्रकृति के उस एक्स फैक्टर की बात ना करें जो पूरी बाजी पलट सकता है।
पिच और मौसम, है ना? बिल्कुल। हमारी रिपोर्ट में गुवाहाटी की पिच और मौसम को लेकर एक बहुत ही अहम जानकारी है। और कई बार ना ये एक्स फैक्टर बड़े-बड़े खिलाड़ियों के फॉर्म से भी ज्यादा ताकतवर साबित हो जाता है। वही तो आंकड़े बता रहे हैं कि गुवाहाटी की पिच ने पहले मैच में तो तेज गेंदबाजों की बहुत मदद की थी। गेंदबाजों को गति और बाउंस दोनों मिल रहा था। हाँ, बॉल बहुत अच्छे से कैरी कर रही थी। लेकिन दूसरे मैच तक आते आते वही पिच थोड़ी स्लो हो गई। इसके पीछे क्या विज्ञान है और ये बल्लेबाजों को कैसे प्रभावित करता है? देखो, जब हम कहते हैं कि पिच स्लो हो गई है तो उसका सीधा सा मतलब है कि गेंद टप्पा खाने के बाद बल्ले तक पहुंचने में नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा समय ले रही है। पिच की मिट्टी थोड़ी भुरभुरी हो जाती है या उसमें नमी आ जाती है। अब इसे जरा जायसवाल या पडिक्कल जैसे बल्लेबाजों के नजरिए से देखिए, जो तेज खेलना पसंद करते हैं। हाँ, इन खिलाड़ियों को पसंद है कि गेंद तेज रफ्तार से बल्ले पर आए ताकि वो बस अपनी टाइमिंग का इस्तेमाल करके गेंद को बाउंड्री के पार दिशा दे सकें। सिर्फ पेस का यूज करते हैं वो। बिल्कुल। लेकिन जब गेंद रुक कर आती है ना, तो उन्हें शॉट खेलने के लिए अपनी खुद की ताकत लगानी पड़ती है। और वही गलती होती है। एकदम। जब आप अपनी एक्स्ट्रा ताकत लगाते हैं तो शरीर का संतुलन बिगड़ता है और शॉट के हवा में जाने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। स्लो पिच पावर हिटर्स की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। यार, ये बहुत ही टेक्निकल बात बताई आपने। और पता है, इसी पिच की कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है, बारिश का खतरा। ओह, बारिश तो पूरा गेम ही पलट सकती है। इस मैच में बारिश होने की काफी संभावना जताई जा रही है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर बारिश होती है और डकवर्थ लुइस नियम के तहत मैच 20 ओवर की जगह छोटा होकर सिर्फ 10 या 12 ओवर का रह जाता है, तो क्या इसका फायदा सीधे तौर पर उन टीमों को नहीं मिलेगा जो पूरी तरह से अपने टॉप ऑर्डर पर ही निर्भर हैं? अरे बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि तब तो मिडिल ऑर्डर की वो जो कमजोरी है वो मायने नहीं रखेगी ना। यार, ये बहुत ही शानदार एनालिसिस है आपका। बिल्कुल ऐसा ही होगा, है ना? 10 ओवर के मैच की पूरी डायनामिक्स ही अलग होती हैं। इसमें बल्लेबाज को पिच पर सेट होने या इनिंग्स को बिल्ड करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। पहली बॉल से मारो। हाँ, अगर मैच छोटा होता है तो जायसवाल, कोहली या पडिक्कल को ये पता होता है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उन्हें पारी संभालने की फिक्र ही नहीं होती, क्योंकि पीछे लाइन लगी हुई है बैट्समैन की। बिल्कुल। पीछे 7 और बल्लेबाज डगआउट में बैठे हैं और गेंदें सिर्फ 60 ही बची हैं। बारिश असल में दोनों टीमों के उस बिना टेस्ट हुए मिडिल ऑर्डर को एक सुरक्षा कवच पहना देगी। क्या बात है। वो जो प्लान बी की कमजोरी है ना, वो छोटे मैच में कभी उजागर ही नहीं हो पाएगी। गेंदबाजों के लिए ये एक दुस्वप्न बन जाएगा, क्योंकि तब हर गेंद पर छक्का मारने की ही कोशिश की जाएगी। मतलब बारिश इस मैच की सबसे बड़ी कमजोरी को ढकने का काम कर सकती है। एकदम सही। तो इस पूरी चर्चा, इन सारे आंकड़ों, खिलाड़ियों की फॉर्म, वो मनोवैज्ञानिक लड़ाइयां और मौसम के इस बड़ी ट्विस्ट को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो इस मैच की असली कहानी क्या निकल कर आती है? देखो, इस मैच की असली कहानी ये है कि बाहर से देखने पर ये 2 अजेय और बेहद आक्रामक टीमों की टक्कर लग रही है। बिल्कुल लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे टूर्नामेंट की 2 सबसे ताकतवर सेनाएं आमने सामने हैं, जिनका टॉप ऑर्डर किसी को भी तहस नहस कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप गहराई में उतरते हैं तो आपको दोनों टीमों के कवच में एक बहुत बड़ी दरार दिखाई देती है, और ये दरार है उनका मिडिल ऑर्डर। वो अनटेस्टेड मिडिल ऑर्डर। हाँ, ये मैच इस बारे में नहीं है कि किसका टॉप ऑर्डर ज्यादा रन बनाता है। ये मैच इस बात का लिटमस टेस्ट है कि जब शुरुआती झटके लगेंगे, जब वो टॉप गियर अचानक से अटक जाएगा, तो कौन सी टीम उस सदमे से बाहर निकल पाएगी, कौन सी टीम अपने उस मिडिल ऑर्डर के पैनिक को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएगी। सही बात है। कुल मिलाकर ये ताकत से ज्यादा अपनी कमजोरियों को छिपाने की कला का खेल है। कमजोरियों को छिपाने की कला, यार यही इस मैच का सबसे सटीक निष्कर्ष है। इस पूरे विश्लेषण ने सच में मैच को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है। बिल्कुल। अब ये सिर्फ चौके और छक्कों की गिनती का खेल नहीं रह गया है। खैर, इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ के जाना चाहता हूँ। बिल्कुल, बताइए। हमने देखा कि कैसे दोनों टीमों का पूरा ब्लूप्रिंट सिर्फ उनके ओपनर्स और टॉप ऑर्डर पर टिका हुआ है। ये T20 में एक ट्रेंड सा बन गया है। हाँ, हर टीम यही कर रही है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस मैच में परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाएं कि दोनों ही टीमों का ये जो टॉप गियर है वो बुरी तरह से फेल हो जाए, मतलब दोनों के टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाएं? हाँ, अगर शुरुआती 6 ओवर्स में ही RCB और राजस्थान दोनों अपने टॉप 3 बल्लेबाज खो दें, अगर ऐसा होता है तो क्या ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत नहीं होगा कि आधुनिक T20 क्रिकेट में सिर्फ पावर हिटिंग ओपनर्स के दम पर आप पूरा टूर्नामेंट नहीं जीत सकते? ये बहुत ही गहरा सवाल है। शायद ये मैच क्रिकेट के इस फॉर्मेट के एक नए दौर की शुरुआत कर दे। एक ऐसा दौर जहां असली चैंपियन वही टीम बनेगी जिसका मिडिल ऑर्डर सिर्फ डगआउट में बैठकर तालियां नहीं बजाता,
बल्कि सबसे ज्यादा टेस्टेड, अनुभवी और दबाव झेलने में मजबूत होता है। इसलिए जब आप ये मैच देखें तो सिर्फ उन खिलाड़ियों के छक्कों पर नजर मत रखिएगा जो क्रीज पर हैं। सही बात है। अपनी नजर उन खिलाड़ियों के चेहरों पर भी रखिएगा जो डगआउट में पैड पहनकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उनके चेहरों की घबराहट या शांति